नमस्कार बच्चे, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक आपका अभिनंदन करती हूँ। तो हमारा विषय चल रहा था समास का। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हिंदी भाषा में समास का विग्रह कौन सा होता है। 2 विग्रह पढ़े थे हमने। समास विग्रह के कितने भाग पढ़े थे? 2 पढ़े थे। कौन से? नित्य और अनित्य या लौकिक। और तो हमारी हिंदी भाषा में समास का कौन सा रूप प्रचलित था? हमारी हिंदी भाषा में समास का नित्य समास जो विग्रह था वही प्रचलन में था, यानी कि लौकिक रूप ही हमारा प्रचलन में था। फिर बात की हमने किसकी? बात की हमने समास के भेदों की। किसकी बात कर रहे थे हम? समास के भेदों की, जो कि 4 भी होते हैं, 5 भी और 6 भी। तो संख्या कितनी हो गई? 4, 5, 6। लेकिन हमारी हिंदी में जो कितने भेद होते हैं समास के, अगर बात करें हिंदी में समास के भेद कितने होते हैं बच्चे? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जो हमारे 6 भेद होते हैं, तो हमें 4 और 5 के बारे में भी जानना चाहिए। तो 4 जो भेद थे हमारे, उनके बारे में हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। एक बार फिर से देखते हैं। तो जो हमारे 4 भेद थे वो किस प्रकार थे? वो 4 भेद हमारे पदों की प्रधानता के आधार पर थे। किस आधार पर थे? पदों की प्रधानता के आधार पर थे। ये बात हमने पढ़ी थी। यानी कि प्रथम पद प्रधान जिस समास का होता है, दूसरा है दूसरा पद प्रधान, और तीसरा आया था उभय पद प्रधान या दोनों पद प्रधान, और आगे था उभय पद अप्रधान, यानी कि जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। जिसमें दोनों ही पद क्या नहीं होते? जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते। दोनों पद प्रधान नहीं होते। ये तो थे हमारे पदों की प्रधानता के आधार पर। ये हमने पढ़ लिया था। आज हम जो आगे चर्चा करने वाले हैं, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि 5 जो भेद होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, और 6 भेद हमारे कौन से होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी विषय के साथ। तो जो हमारे 5 भेद होते हैं, 4 भेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो 5 भेद होते हैं वो किस प्रकार होंगे? मूल रूप में क्या कहेंगे हम? मूल रूप में जो 5 भेद हैं वो हमारे किस प्रकार हैं? मूल रूप में। मूल रूप में समास के भेद। मूल रूप में समास के भेद। मूल रूप में समास के भेद कितने होते हैं बच्चे? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये हमने पढ़ा। अब 5 भेद कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला भेद होता है बच्चे केवल समास। क्या होता है? केवल समास। ध्यान से देखें, केवल समास यानी कि क्या परिभाषा होगी? ऐसे पद, ऐसे समास, यानी कि ऐसे पद जिनका विग्रह तो होता है, यानी कि जिनका विग्रह तो हम करते हैं समास की तरह, जिनका विग्रह तो होता है, जिनका विग्रह तो होता है, परंतु क्या? परंतु किसी समास का नियम लागू नहीं होता। किसी समास का, किसी भी समास का नियम लागू नहीं होता। क्या पढ़ा बच्चे हमने इसमें पढ़ा कि केवल समास, ऐसे पद जिनका विग्रह तो होता है परंतु किसी भी समास का नियम लागू नहीं होता। यानी कि जो हम हिंदी में 6 समास पढ़ते हैं, उन 6 में से किसी भी समास का जो नियम है वो लागू नहीं होता। किसी भी समास का नियम इसमें लागू नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? केवल समास कहेंगे। दूसरा प्रकार है बच्चे आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। इनका जो पूर्ण चर्चा होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास। तीसरा होता है बच्चे आपका तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास।
हाँ बच्चे, तो तत्पुरुष समास जो होता है, इसको हम जानते हैं कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। इसमें हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। और जब हमने चार भेदों के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कौन से कर्मधारय और द्विगु समास को भी हमने तत्पुरुष समास के भेदों में शामिल किया था। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं इसके कितने भेद होते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं? देखिए, अब तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए बच्चे? तत्पुरुष समास के दो भेद बताए। कितने भेद बताए? दो। समानाधिकरण तत्पुरुष समास, बच्चे ध्यान से देखें, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और दूसरा कौन सा है आपका? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा है? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ये दो भेद हमारे किसके होते हैं? तत्पुरुष समास के होते हैं। अब तत्पुरुष समास के दो भेदों के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे देखिए, जो हमारे ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, जो हमारे कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, वो इसी में आते हैं। किस में आते हैं? समानाधिकरण में आते हैं। तो यहाँ पे इसके भी कितने भेद हुए बच्चे? दो भेद हुए। कौन से? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया बच्चे आपका, दूसरा हो गया द्विगु समास। कौन सा हो गया? द्विगु समास। ये क्या हो गए? देखिए, हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास के बारे में, जो कि हमने मूल रूप से समास के 5 भेदों में हमने तीसरा भेद लिया। और तत्पुरुष समास के हमने कितने भेद पढ़े? 2 भेद पढ़े। कौन सा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और यहाँ पे आ गया आपका व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अब हमने समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा, तो इसके भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, जो कि हमने 4 भेद जो पढ़े थे, जो पदों की प्रधानता के आधार पर पढ़े थे, उसमें तत्पुरुष समास के 2 भेदों का जिक्र किया था, कर्मधारय और द्विगु समास। तो जो कर्मधारय समास और द्विगु समास आए हैं, वो आपके समानाधिकरण तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है, जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है, इसके कितने भेद होते हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जिन्हें कारक तत्पुरुष समास कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कारक तत्पुरुष, कारक का नाम आते ही आप समझ गए होंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कारक तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास कहा जाता है। कहा जाता है। और तत्पुरुष, जो कारक तत्पुरुष समास होते हैं, वो किन्हें कहा जाता है? जो इसके 6 भेद होते हैं। व्याधिकरण के कितने होते हैं बच्चे? 6 भाग होते हैं, 6 भेद होते हैं। और इन 6 भेदों को क्या कहा जाता है? कारक तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब हम क्या हैं, हमारे कारक कितने होते हैं? हमारे कारक बच्चे 8 होते हैं। कितने कारक होते हैं? हम यहाँ लिखते हैं व्याधिकरण को, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसके कितने भेद होते हैं बच्चे? 6 भेद होते हैं। और 6 भेद किसमें होते हैं? कर्ता कारक को, कारक के जो 8 भेद होते हैं उनके अकॉर्डिंग होते हैं। तो उसमें जो कारक होता है, कारक में हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो यहाँ पे जो कारक, ये तो 8 होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा इन्हें कारक तत्पुरुष समास कहा जाता है। और उसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद होंगे, तो यहाँ पे किस किस को छोड़ेंगे बच्चे? कर्ता कारक को, कर्ता कारक व किसको? कर्ता कारक व संबोधन कारक को छोड़कर, संबोधन कारक को छोड़कर जो हमारे बाकी बचते हैं, कारक को छोड़कर, छोड़ देंगे हम इन्हें,
छोड़कर बाकी जो 6 बचेंगे उनके नाम हम लिखते हैं। कौन कौन से होंगे 6 भेद हमारे, कौन कौन से होंगे बच्चे 6 भेद? 6 भेदों के नाम लिखिए। पहला होता है आपका कर्म तत्पुरुष या कर्म कारक तत्पुरुष समास। कर्म कारक तत्पुरुष समास। जो हमारे हिंदी के 6 भेद पढ़ते हैं उसमें सिर्फ हम तत्पुरुष के इन्हीं 6 भेदों के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे कर्मधारय और द्विगु समास होते हैं इनको हम अलग भाग में पढ़ते हैं। इनको क्या करते हैं? अलग भाग में होते हैं। लेकिन ये सारे किसके भाग होते हैं? तत्पुरुष समास के ही भाग होते हैं। किस प्रकार हुए इनका वर्णन हमने, इनकी चर्चा अभी हमने की है। तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा बच्चे कर्ण तत्पुरुष। दूसरा है आपका कर्ण कारक तत्पुरुष समास। कर्ण कारक तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पे या तीसरा जो होगा, तीसरा होगा आपका संप्रदान। कौन सा? संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। आगे है बच्चे आपका चौथा जो नंबर आ रहा है, चौथा नंबर आएगा आपका अपादान। अपादान क्या होता है? 2 चीज़ों का अलग होना। 2 चीज़ों का अलग होना। अपादान कारक तत्पुरुष समास। अपादान कारक तत्पुरुष समास। पांचवा नंबर है आपका किसका? संबंध कारक का। किसका है बच्चे? संबंध कारक तत्पुरुष समास। संबंध कारक तत्पुरुष समास। और जो आपका छठा नंबर आएगा, छठा नंबर क्या आएगा बच्चे आपका? अधिकरण कारक तत्पुरुष। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार जो हमारे ये थे, ये कितने हुए बच्चे? 3 भाग हमने पढ़े। और आपका चौथा और पांचवा भाग होगा, चौथा और पांचवा भाग जो हमारे 5 भेदों में हम पढ़ रहे थे। चौथा भाग है आपका द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास। और छठा जो होगा, पांचवा भाग जो होगा वो आपका बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़े? जो मूल रूप से क्या पढ़ा हमने कि जो मूल रूप से समास के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पहला होता है केवल समास, यानी कि ऐसे पद जिनका विग्रह तो होता है परंतु किसी भी समास का जो हमारे 5 या 6 भाग होते हैं, 6 समास होते हैं, उनमें से किसी का भी नियम इसमें लागू नहीं होता। दूसरा नंबर है आपका अव्ययी भाव समास। आगे है आपका तत्पुरुष समास। और इसके कितने भाग होते हैं बच्चे? 2 भाग होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन से? समानाधिकरण और व्याधिकरण। कौन कौन से हुए? समानाधिकरण और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण के 2 भाग हो गए, कर्मधारय और द्विगु समास। व्याधिकरण के कितने हो गए? 6 भेद होते हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कारक तत्पुरुष समास कहा जाता है। व्याधिकरण के जो 6 भेद हैं उसमें हम कारक की जो 8 भेद होते हैं उसमें कर्ता कारक को छोड़ के और संबोधन कारक को छोड़कर जो 6 भेद बच गए वो क्या क्या हैं हमारे? कर्म कारक तत्पुरुष समास, कर्ण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास। आगे है बच्चे आपका संबंध कारक तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। बच्चे ध्यान दें, ये तीसरा भाग ही पढ़ रहे हैं। चौथा भाग आता है आपका द्वंद्व समास और 5वां भाग आता है बहुब्रीहि समास। तो अब हमने 4 और 5 जो भेद थे समास के उनके बारे में पूर्ण भर चर्चा कर ली है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, आगे पढ़ेंगे हम जो हमारे हिंदी में जो हमारे हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। कितने? हिंदी में समास के कितने भेद? समास के भेद कितने होते हैं बच्चे? 6 होते हैं। तो
अगर आपको प्रश्न दिया जाए, आपको स्पेशल प्रश्न विशेष तौर पर लिख कर दिया जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो हम कितने बताएंगे? 4 बताएंगे। कितने बताएंगे? 4 बताएंगे। अगर आपको कहा जाए कि मूल व्याकरण में यानी कि मूल रूप से समास के कितने भेद होते हैं, तो 5 बताएंगे। अगर प्रश्न सीधा आता है, अगर प्रश्न सीधा आता है तो बच्चे आप बताएंगे कि प्रश्न सीधा आए समास के कितने भेद होते हैं, तो हमें क्या उत्तर देना है? हमें 6 का उत्तर देना है। कौन सा उत्तर देना है बच्चे? हमें 6 का उत्तर देना है। जो हमारे 6 भाग होते हैं, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है बच्चे, इनके बारे में हम पूर्ण रूप से जानते हैं। पहला भाग है हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। बच्चे हम मुख्य तौर पर दूसरा भाग कौन सा पढ़ते हैं? तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इनका क्रम बदलने जा रही हूँ, यहाँ पर मैं इनका क्रम बदलने जा रही हूँ। तो दूसरा भाग हम कौन सा पढ़ेंगे? दूसरा भाग जो हम पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे बच्चे? कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। तीसरा भाग रहेगा बच्चे आपका, तीसरा जो भेद रहेगा वो होगा आपका द्विगु समास, जिनको हमने किस में पढ़ा? तत्पुरुष समास के भेदों में पढ़ा। किस में पढ़ा? तत्पुरुष समास के भेदों में पढ़ा है। तत्पुरुष समास के भेदों में पढ़ा है। आगे है चौथा है आपका, चौथा आता है बच्चे आपका द्वंद्व समास। कौन सा आता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और बच्चे पांचवा आता है आपका, कौन सा? पांचवा भाग आया आपका, पांचवा आता है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। और जो छठा पढ़ेंगे, सबसे बड़ा जो होता हमारा तत्पुरुष समास के, जो हमने 6 भेद बनाए थे कारक को लेकर, तो हम पांचवा छठा क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। तो हमने क्या क्या चर्चा की? हमने बच्चे चर्चा की कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। बच्चे हमने अब तक जो चर्चा की, क्या क्या चर्चा की? चर्चा में लिया हमने कि पदों की, किसकी? पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं बच्चे? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगे हैं जो मूल रूप में, यानी कि मूल रूप में समास के कितने भेद होते हैं? मूल रूप में समास के भेद, मूल रूप में समास के भेद कितने होते हैं बच्चे? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और अब आपका आता है तीसरा जो पॉइंट आता है, जो तीसरा मुख्य बिंदु आता है जो हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है? हिंदी में समास के भेद। हिंदी में समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। बच्चे जब हम तुलनात्मक परीक्षा देते हैं, यानी कि आगे कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हैं जाके, उनमें हमारे इनके बारे में क्या होता है? पूछा जाता है। क्या होता है? इनके बारे में पूछा जाता है। ये 6 भेदों के बारे में तो हर कोई जानता है, इनके बारे में तो हम सीख लेते हैं, लेकिन 4 भेद और 5 भेद के बारे में जानना भी जरूरी था। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? अब हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा, अब हमारी चर्चा का जो हिंदी के 6 भेद पढ़े हमने, हिंदी के 6 भेदों में, हिंदी के कितने भेद पढ़े? हिंदी में समास के भेद, हिंदी में समास के भेद, समास के भेद कितने होते हैं बच्चे? 6 होते हैं। और पहला जो क्रम लेंगे, हमने जो क्रम दिया है अभी, हमने पहला क्रम किस में लिया? अव्ययी भाव समास को लिया। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव
समास। जो हमारी पुस्तकों में कर्म दिया गया है, हम उस कर्म के अनुसार न पढ़कर जो हमारा कर्म है उसके अनुसार पढ़ेंगे। तो दूसरा भाग क्या लिया था हमने? कर्मधारय समास। कौन सा लिया था बच्चे? कर्मधारय समास। तीसरा कौन सा था? तीसरा था बच्चे हमारा द्विगु समास। कौन सा था तीसरा? द्विगु समास। आगे है जो चौथे नंबर पे आएगा वो आएगा आपका द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और पांचवा है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और छठा रहेगा बच्चे आपका, छठा है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तो देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अव्ययी भाव समास। किसकी चर्चा कर रहे हैं बच्चे? अब हम अव्ययी भाव समास की। किसकी? अव्ययी भाव। पहला भेद लेते हैं बच्चे, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नाम से ही पता चल रहा है क्या? नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? किससे हमें क्या मिलेगा? अव्यय का भाव मिलेगा। क्या मिलेगा? अव्यय का भाव। क्या भाव मिलेगा बच्चे? अव्यय का भाव। यानी कि अव्ययी भाव। नाम से पता चला कि अव्यय का जो भाव देगा वो समास क्या कहलाएगा? आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द। कौन से? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द बोले तो जिनको किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाता, वो कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द हमारे बच्चे 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि विकारी शब्द जिनको बदला जाता है। और विकार में हम किस किस को विकार देते हैं? संज्ञा। देखिए, विकार जब भी होगा, विकारी शब्द जो होंगे वो होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और चौथा आता है आपका क्रिया। क्या आता है? क्रिया। लेकिन समास में क्रिया के बारे में नहीं पढ़कर इन तीनों के बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे। तो अव्ययी भाव समास की बात कर रहे थे। अव्ययी भाव समास यानी कि अव्यय का भाव। अव्ययी भाव समास यानी कि अव्यय का भाव आता है। और अव्यय का भाव जब आता है तो देखिए क्या कहेंगे? यानी कि जो समस्त पद होगा, समस्त पद किसका भाव देगा? समस्त पद आपको अव्यय का भाव देगा। अव्यय का भाव देगा। अब बात करें समस्त पद की तो पिछली कक्षा में, इससे पहले वाली कक्षा में हमने पढ़ लिया था समस्त पद क्या होता है। बच्चे समस्त पद क्या होता है? समास प्रक्रिया द्वारा बने शब्दों को, समास प्रक्रिया द्वारा बने शब्दों को। समस्त पद की बात करें तो समस्त पद क्या होगा? समस्त पद रहेगा बच्चे आपका समास प्रक्रिया द्वारा, समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द। समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द क्या कहलाता है? आपका समस्त पद कहलाता है। अब समस्त पद में हमारे कितने पद थे? समस्त पद में हमारे 2 पद थे। कौन से? जिसको पहले पद को क्या कहा? प्रथम पद। क्या नाम दिया हमने? प्रथम पद। और यहाँ पे नाम दिया हमने द्वितीय पद। कौन सा? द्वितीय पद। इसी को हमने पहला पद और दूसरा पद भी नाम दिया। क्या नाम दिया? पहला पद और दूसरा पद भी नाम दिया। इसी को हमने पूर्व पद कहा और द्वितीय पद को हमने क्या कहा? परपद कहा। ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, तो अव्ययी भाव समास के बारे में क्या पढ़ेंगे कि जो इसका प्रथम पद होगा, क्या होगा? प्रथम पद होगा वो प्रधान होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव समास में क्या होगा? प्रथम पद। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होगा। प्रथम पद प्रधान होगा। क्या होगा बच्चे? प्रथम पद प्रधान होगा। यानी कि प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद आपको प्रथम पद
अव्यय का भाव देगा। किसका भाव देगा? अव्यय का भाव देगा। किसका भाव देगा? प्रथम पद अव्यय का भाव देगा। और अव्यय शब्द क्या होंगे बच्चे? आपके अविकारी शब्द होते हैं। अभी अभी हमने यहाँ देखा प्रथम पद जो अव्यय शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जो ज्यों के त्यों रहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है बच्चे? अव्ययी भाव समास में क्या होगा? जो अव्ययी भाव समास, जो अव्यय पद होगा वो विभक्ति होगी। अव्यय पद जो होगा वो विभक्ति के रूप में होगा। कैसे होगा? अव्यय जो होगा, अव्यय भाव समास में अव्यय उपसर्ग जो होगा, अव्यय किसका काम करेंगे? उपसर्ग। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया कितनी थी? हमारी 4 थी। संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके? संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। संधि के बाद हमने किसको लिया? समास को लिया, जो कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में था। और तीसरा और चौथा उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। आपके क्या आते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। जब उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं तो बच्चे देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या बताते हैं आपको? उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताते हैं। तो जो आपका प्रथम पद होगा, अव्यय पद होगा, वो एक उपसर्ग होगा। उपसर्ग भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं। और जो आपका दूसरा पद होगा, दूसरा पद होगा, वो क्या होगा? आपका संज्ञा होगा। क्या होगा? संज्ञा होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारा अव्ययी भाव समास होगा उसमें क्या होगा? उपसर्ग या अव्यय, उपसर्ग या अव्यय योग में संज्ञा है, योग में संज्ञा है, तो वो कौन सा समास है? आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ये दोनों प्रथम पद रहेंगे। कौन से रहेंगे? प्रथम पद रहेंगे। प्रथम पद यानी कि प्रधान पद। प्रथम पद यानी कि प्रधान पद। अब प्रधान पद किसे कहते हैं? प्रधान पद किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चे, प्रधान पद किसे कहेंगे? जो प्रधान पद होगा, प्रधान पद किसे कहेंगे? यानी कि जिसको परिवर्तित ना किया जा सके, जिसको बदला न जा सके, जिसको जिसको परिवर्तित जिसको परिवर्तित न किया जा सके, न किया जा सके, वो क्या होगा बच्चे? आपका प्रथम पद होगा। जिसको परिवर्तित ना किया जा सके, जिसको बदला न जा सके, वो क्या होगा? आपका प्रधान पद होगा। क्या होगा? प्रधान पद होगा। तो अब बात करते हैं हम परिभाषा की। किसकी? अव्ययी भाव समास की परिभाषा। किसकी? अव्ययी भाव समास की परिभाषा। अव्ययी भाव समास की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? सुनिए बच्चे, जिस समस्त पद में, देखिए मैं लिख रही हूँ साथ साथ, जिस समस्त पद, पढ़ा था हमने समस्त पद। समस्त पद क्या था? समास प्रक्रिया द्वारा बने शब्द को क्या कहा था हमने? समस्त पद कहा था या समासिक पद कहा था। तो जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में क्या हो बच्चे? जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय हो, प्रथम पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, अव्यय उपसर्ग या प्रधान हो, उपसर्ग व प्रधान हो तथा बाद वाला शब्द, तथा बाद वाला जो पद होगा या शब्द होगा आपका, वो क्या हो बच्चे? संज्ञा हो। क्या हो? संज्ञा हो। क्या कहलाएगा? वहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो देखिए, प्रथम पद क्या होना चाहिए बच्चे? प्रथम पद अव्यय हो,
उपसर्ग हो, प्रधान हो। और बाद वाला शब्द क्या रहेगा आपका? बाद वाला शब्द आपका संज्ञा रहेगा, जो कि हमने पढ़ा था। उपसर्ग अव्यय या प्रधान हो और बाद वाला शब्द क्या हो आपका? संज्ञा हो। तो वहाँ पर कौन सा समास रहेगा बच्चे? अव्ययी भाव समास रहेगा। कौन सा समास रहेगा? अव्ययी भाव समास रहेगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं उदाहरणों की। किसकी बात करते हैं? उदाहरणों की। देखिए, किसकी बात कर रहे हैं? अब हम उदाहरणों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उदाहरण की। देखिए बच्चे, उदाहरण बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आजीवन है। क्या है? आजीवन है। प्रत्येक, प्रत्येक, यथाशक्ति, यथा शक्ति है। बाकायदा है, बाकायदा है। आपका यथापद, यथा आमरण है। आजीवन, आमरण शब्द। प्रतिमास शब्द, प्रतिमास शब्द है। यथासंभव, यथा संभव। यथा विधि, यथा विधि। ये देखिए, ऐसे क्या होता है बच्चे, हम अनेकों शब्द पढ़ लेते हैं जिसमें क्या होता है? हमारा अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन देखिए, अव्ययी भाव समास के जो मुख्य परिभाषा हमने जो पढ़ी, वो क्या पढ़ी? कि उपसर्ग और प्रत्यय। क्या पढ़ा? उपसर्ग और प्रत्यय। प्रथम पद यानी कि प्रधान होना चाहिए, और बाद वाला शब्द आपका क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। तो इनका विग्रह करते हैं, विग्रह करते हैं। बच्चे ध्यान दें, विग्रह शब्द संधि का विलोम है, समास का विलोम नहीं है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है बच्चे? व्यास होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं। देखिए, आजीवन क्या होगा बच्चे आपका? आजीवन होगा जीवन भर। क्या होगा? जीवन भर। प्रत्येक क्या होगा? प्रत्येक क्या होगा बच्चे? प्रति एक या हर एक। प्रति एक या हर एक। आगे है आपका यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। आगे है आपका बाकायदा। क्या है? बाकायदा यानी कि बिना कायदे के, बिना कायदे के। आगे है कि आपका आमरण। आमरण क्या होगा? मरण तक। क्या बच्चे? मरण तक। प्रतिमास, हर मास या प्रत्येक मास। प्रत्येक मास, हर मास या प्रत्येक मास। आगे है यथासंभव, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। आगे है विधि, यथा विधि, विधि के अनुसार। विधि क्या होता है बच्चे? कानून होता है, नियम होता है। विधि के अनुसार। देखिए, हमने विग्रह किया। क्या किया? विग्रह किया। हमने पढ़ा कि उपसर्ग और प्रत्यय, पहला पद, प्रथम पद उपसर्ग या प्रत्यय अव्यय हो या प्रधान हो, और दूसरा क्या है? संज्ञा है, दूसरे वाला शब्द। ये जो नियम लागू होता है, ये जो नियम होता है, ये हमारे समस्त पद में होता है। किस में होता है? समस्त पद में होता है। लेकिन बात करें किसकी? बात करें बच्चे इसके विग्रह की, तो इसके विग्रह में क्या होता है? विग्रह में इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? विग्रह में इसका उल्टा हो जाता है। तो ऐसे हम अनेकों शब्द पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अनेकों शब्द हम पढ़ लेते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, प्रथम जीवन। जीवन आपका कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और आ है जो, वो आपका एक उपसर्ग भी है। आ जो है आपका उपसर्ग भी है।
प्रत्येक, प्रति आपका उपसर्ग भी है, क्या है, उपसर्ग भी है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा कि उपसर्ग, अव्यय और प्लस में योग में संज्ञा। आगे बात करते हैं अव्ययी भाव के भेदों की। बच्चे अव्ययी भाव के दो भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास के कितने भाग होते हैं? अव्ययी भाग लिख देती हूं मैं यहाँ पे। अव्ययी भाव समास के, अव्ययी भाव समास के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। लिख रही हूं मैं यहाँ पे कौन सा अव्ययी भाव, सॉरी भाई, अव्यय पद, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। आगे है दूसरा जो होगा नाम पद पूर्व समास। नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। ये दो भाग किस तरह बने, क्यों बने? कुछ शब्द लिख रही हूं मैं, देखिए। विवाह उपरांत, विवाहोपरांत क्या है? पहला शब्द लिखा मैंने विवाहो, विवाहो प्रांत। दूसरा लिखा मृत्यु प्रांत। क्या लिखा? मृत्यु प्रांत। बच्चे देखिए, जब हम इनका विग्रह करते हैं, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो हम क्या कहते हैं? विवाह के बाद या मृत्यु के बाद, यानी कि मृत्यु के उपरांत या विवाह के उपरांत। उद्देश्य यहाँ पे इसका विग्रह करना नहीं था, उद्देश्य यहाँ पे इसका विग्रह करना नहीं था। जो ये दो भेद हैं इनके बारे में जानना था। देखिए, हमने इनका विग्रह किया। क्या विग्रह किया? विवाह के उपरांत, विवाह के उपरांत। हम अपनी भाषा में सीधा सा जब हमें नहीं पता तो हम कहेंगे विवाह के बाद, विवाह के बाद। इसी प्रकार इसका क्या होगा? मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपरांत। तो बच्चे एक बात पर ध्यान दें, क्या कि देखिए, जो हमारा संज्ञा शब्द है वो यहाँ पे पहले आया हुआ है। जो हमारा संज्ञा शब्द है वो यहाँ पे पहले आया हुआ है। क्या कि यहाँ पे किसको प्रथम पद बनाया गया है? यहाँ पे प्रथम पद किसको बनाया गया है? यहाँ पे प्रथम पद आपको विवाह को बनाया गया है और मृत्यु को बनाया गया। किसको बनाया गया है? विवाह और मृत्यु को बनाया गया है। तो अभी जो मैंने कहा कि विग्रह में क्या होता है, समास विग्रह में इसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। कि जो क्या होता है, हमारा प्रथम पद जो अव्यय होता है, अगर आपका प्रथम पद अव्यय उपसर्ग है और उसका अर्थ आपको पता है तो आपको अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है। हम यूं का यूं उसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हम उसको यूं का यूं लिखेंगे। तो ये बात थी हमारी किसकी? विवाह के। जो हमारे ये दो उदाहरण हैं, ये दो उदाहरण हैं कौन से समास के हैं? इस सेकंड वाले जो अव्ययी भाव समास के दो भाग होते हैं, ये उसी का एक भाग है, उसी के उदाहरण हैं। जो नाम पद पूर्व है, जो नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास है। कौन से हैं? नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। ये इसी के उदाहरण हैं। अनेकों उदाहरण आते हैं बच्चे हमारे, अनेकों उदाहरण आते हैं। देखिए, जो और शब्द लिख रही हूं मैं आपके सामने, दिन दिन। और शब्द लिख रही हूं बच्चे मैं आपके सामने, दिन दिन, रातों रात, रातों रात, हाथों हाथ, हाथों हाथ, कानों कान, कानों कान। आगे आपका पल पल। क्या है? पल पल। दूसरा है आपका द्वार द्वार। क्या है? द्वार द्वार, द्वार द्वार। आगे लिखा नगर नगर। क्या लिखा बच्चे?
नगर नगर। देखिए, तो इस बारे में बात करूं तो इसका दूसरा तथ्य क्या होगा। हमने परिभाषा में पढ़ा, क्या पढ़ा कि प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, और क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है बच्चे, संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है। और जो ये बीच में चिन्ह लगाया, योजक चिन्ह जो हमने लगाया, ये हम कौन से समास में पढ़ते हैं, ये योजक चिन्ह के बारे में हम किस में पढ़ते हैं बच्चे, द्वंद्व समास में पढ़ते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि आप द्वंद्व समास में जो पढ़ रहे हैं वो योजक चिन्ह किसी और समास में ना आए। बच्चे आता है। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दूसरा तथ्य। क्या है दूसरा तथ्य, क्या होगा। देखिए, यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहरान हो, देखिए यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद का दोहरान हो, क्या हो, अव्यय पद का दोहरान हो, तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा बच्चे, वहाँ भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पुनरावृत्ति हो रही है शब्दों की, संज्ञा या अव्यय शब्द की, इस बात पर ध्यान दें, संज्ञा या अव्यय शब्द की, अव्यय पद की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ भी कौन सा समास होगा, वहाँ भी हमारा कौन सा समास होगा, वहाँ भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा। देखिए, दिन दिन यानी कि हर दिन या प्रतिदिन, हर दिन या प्रतिदिन। आगे है आपका हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ में। क्या होगा, हाथ ही हाथ में, सॉरी भाई, आगे रहेगा रात ही रात में। क्या, रात ही रात में। कानों कान, कान ही कान में, कान ही कान में। पल पल, प्रत्येक पल या हर पल, प्रत्येक पल या हर पल, हर पल ज़्यादा सही रहेगा। आगे है द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार, प्रत्येक द्वार, प्रत्येक नगर। क्या होगा, प्रत्येक नगर। तो यहाँ पे जो पल पल है, ये क्या है आपका, जो पल पल है बच्चे, जो पल पल शब्द है, ये कौन सा है आपका, अव्यय पद है। तो बच्चे ध्यान रहे कि जब क्या हो, संज्ञा और अव्यय पदों का दोहरान हो या पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ भी कौन सा समास होगा, अव्यय भाव समास होगा। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कौन सा समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। कौन सा समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। कौन सा समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।